हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी करना है, क्योंकि बच्चों का मन में सबसे ज्यादा क्वेरीज होता है कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे एपीआर करने देंगे या नहीं देंगे। आज इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो, ये आप ही लोगों का चैनल है, इस तरह और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैंने 5 to 6 डीबी अटेंड किया था, तो मेरा आज तक कोई भी डीबी में कुछ भी छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको किस तरह मैं डीबी के लिए रेडी होता था उसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आप पीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोले या क्लर्क का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोले तो दोनों सेम ही होता है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि पीओ का इंटरव्यू में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है एंड क्लर्क में आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। ठीक है, अदरवाइज प्रोसेस सेम ही होता है। तो इंटरव्यू के लिए जो आप लोगों को सबसे फर्स्ट चाहिए वो होगा कॉल लेटर। जैसे प्री एंड मेंस में जैसे आप लोगों का कॉल लेटर था, इसी तरह इंटरव्यू के लिए भी एक कॉल लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो भी एग्जाम का इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, वही एग्जाम का जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तब आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता था, जो मैं इन जनरली पीडीएफ बना के रखता था। तो बहुत बच्चे उसको पीडीएफ बना के नहीं रखते, तो उन बच्चों को डरने का नहीं है। इंटरव्यू का 1 वीक पहले ही आपको लिंक आईबीपीएस से लिंक ओपन हो जाएगा, आप वहां से जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड कोई भी चलेगा। एंड अगर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में कुछ आईडी दिए थे तो वही अगर आप ले जाए वो प्रिफरेबली सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा भी 1-2 आईडी लेके जाइए। मैं लेके जाता था। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक में आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एकेडमिक में क्या है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन किया उसका प्रूफ चाहिए। तो इसके लिए या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा या आपका 10th का, आपका जो क्लास 10 का एडमिट कार्ड होता है वहां पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। अगर आप वो भी दिखा देते हो, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आप ये भी दिखा देते हो वो भी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, उसके बाद क्लास 10 का आपको मार्कशीट चाहिए होगा एंड पास सर्टिफिकेट होता है। जैसे मैं आसाम से बिलोंग करता था तो मेरा 10th का जो बोर्ड था वो था सेबा, SEBA। तो 10th पास करने के बाद सेबा से हम लोगों के लिए एक पास सर्टिफिकेट आता था, तो वो चाहिए होगा। सेम अगर मैं 12th के लिए 12th का भी आपको मार्कशीट चाहिए एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये क्यों चाहिए, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड ग्रेजुएशन का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ग्रेजुएशन में आप सेमेस्टर वाइज, आपका अगर सेमेस्टर वाइज रहा तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या अगर आपको ईयरली वाइज रहा तो ईयरली वाइज आपका जो जितना भी मार्कशीट होगा सारा मार्कशीट चाहिए होगा। ठीक है, स्पेशली जो अगर आप सेमेस्टर वाले हो तो लास्ट सेमेस्टर में आपका क्या होता है ना कि होल सेमेस्टर का आपका कितना मार्क्स हुआ था, कितना परसेंटेज था, वो डिटेल्स एक्सप्लेन वहां पे रहता है, वो वाला स्पेशली चाहिए होगा। अगर आप ईयरली भी होते हो तो एक लास्ट वाला जो आपका मार्कशीट होता है वहां पे मेंशन होता है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, एंड रिमेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बच्चों का सबसे प्रॉब्लम यही पे होता है कि ग्रेजुएशन का जो पास सर्टिफिकेट ये किसी बच्चे के पास प्रोविजनल होता है एंड किसी के पास नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूं, मान लीजिए कि आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड यूनिवर्सिटी से आपको पास सर्टिफिकेट नहीं मिला, देन आप प्रोविजनल शो कर सकते हो, वहां पे प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन किया हुआ आपको 3-4 साल हो चुका है आपका, लेकिन आपने कॉलेज से वो नहीं लाए, इन दैट केस आपका पास अभी अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल शो करके आप इंटरव्यू अपीयर कर सकते हो, लेकिन आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम में वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा फर्दर जो भी एग्जाम होगा सबके लिए ये चाहिए होगा। अगर आपने नहीं लिया
कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो आप वो कलेक्ट करके आपके पास रख दीजिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ये वाला ऑप्शनल है, अगर आपने मास्टर डिग्री का वहां पे मेंशन किया हुआ था तो मास्टर डिग्री का भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इन दैट केस ऑल्सो अगर आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल शो कीजिए, अगर यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है तो प्रोफेशनल से ही हो जाएगा, अगर यूनिवर्सिटी से मिला है देन आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर यहां पे 10th 12th का क्यों लेते हैं, ये लेने का मेन मोटिव ये है, अगर आप 10th का देखोगे, 12th का, ग्रेजुएशन का, तीनों में जो पास सर्टिफिकेट होता है वहां पे आपका पासिंग डेट लिखा होता है एंड फॉर्म फिलअप के टाइम में वो पासिंग डेट मेंशन करना होता है, तो वो डेट अगर गलत होता है तो उसमें प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है होगा। दूसरा, अगर आपका नाम में गड़बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, एंड जो नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में बनाइएगा। जैसे मेरा जनरल था ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का मैंने सर्टिफिकेट जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ था ना नोटिफिकेशन में, उसी में बनाया था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो ओबीसी का बच्चे हैं ना, ओबीसी का बच्चों में एक प्रॉब्लम क्या आता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है देन आपको ओबीसी का फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट के हिसाब से काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आपको एपीआर करने दिया जाएगा, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप जहां पे पहले काम कर रहे थे आपको वहां से एक रिलीविंग लेटर दिया जाता है ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को, तो वो रिलीविंग लेटर हो या सर्टिफिकेट हो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हो अगर, तो इन दैट केस आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एनओसी, जो बच्चा वर्किंग में है तो उनको अपना कॉर्पोरेशन से एनओसी लेना पड़ेगा। फर्स्ट में बोलूंगा जितना भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को 2 सेट फोटोकॉपी कीजिए, जो मैं करता था। 2 सेट का फोटोकॉपी में एक सेट में सेल्फ अटेस्टेड करके रख दीजिए और एक सेट को नॉर्मल रख दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो फोटो होगा, फोटो 2 तो चाहिए ही है, लेकिन उसके साथ एडिशनली आप 1-2 ले लीजिए ताकि अगर जरूरत हो तो आप प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो यही था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। अगर इसमें आप लोग कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेरीज मेंशन कीजिएगा, एंड अगर और भी कुछ जानना हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड अपना क्वेरीज पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।